हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने साइंस को सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चन, आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो चलिए, कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज उसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा जो 31 नंबर पे आ गया है। कल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें पूछा गया है ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और किसमें, लाउडनेस में ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया है। जैसा कि हम लोग कल लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम लोग क्या क्वेश्चन था जिसमें हम बोले थे कि अगर हमको क्या करना, लाउडनेस बढ़ाना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो आज वो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें संबंध जो है वो कैसा संबंध है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या लाउडनेस क्या है, ये क्यूब है, क्या एम्पलीट्यूड क्या है, लाउडनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए बताइए आप लोग क्या सही होगा, बताइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। देखिए, जो लाउडनेस होता है ये हमारे एम्पलीट्यूड, कल का लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्या ही था, एम्पलीट्यूड था, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन का क्या हो, पहला ही आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा, इसमें देखिए दिया भी है, देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब लाउडनेस क्या है, लाउडनेस प्रोपोर्शनल किसके है, एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड के क्या, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही चीज बताया गया, यहां लिखा भी गया, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उच्च उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। क्या बोला गया है, ये जो ध्वनि की प्रबलता है या जो लाउडनेस है ये क्या है, ये जो आयाम एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आंसर इसका क्या हुआ। चलिए, ये देखिए थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, कुछ पिच के बारे में दिया गया है या श्रिंकनेस दिया गया है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पिच बढ़ जाती है। देखिए, जो लड़कियां होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होता है, तो उनकी जो आवाज भी होती है वो क्या होती है, तिछड़ी होती है। तिछ क्यों होता है, क्योंकि उनके जो उनका साउंड आता है उसका क्या होता है, पिच ज्यादा रहता है। देखिए, एक तो देखिए लड़के जो बोलते हैं उनका लाउड ज्यादा होता है, उनमें क्या होता है, लाउडनेस ज्यादा होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति जो होती है कम होती है, तो उसमें लाउडनेस ज्यादा होगा तो उनका आवाज क्या होता है, तिछड़ नहीं होती। लेकिन जो औरतें होती हैं या महिलाएं होती हैं उनके क्या होता है, जो आवाज होती है उनकी पिच होती है, पिच ज्यादा होती है, लाउडनेस कम होती है, पिच क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उनकी जो आवाज होती है बहुत तिछड़ लगती है। आवृत्ति की ध्वनि की तिछड़ता या तारत्व को निर्धारित करती है, या कंपन की आवृत्ति को अधिक क्या होती है, कंपन की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। जैसा कि देखिए, इसीलिए क्या होती है, ये तीखी, उनकी ध्वनियां क्या होती है, तीखी होती है। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, अधिक है, तो इसमें क्या है, इसका लाउडनेस ज्यादा होगा, इसका पिच क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, पिच इसका क्या होगा, कम होगा, इसका पिच कम होगा। कि लाउडनेस क्या होगा, इसमें क्या होगा, लाउडनेस इसकी क्या होगी, पिच कम रहेगा तो क्या, लाउडनेस ज्यादा रहेगी। इसमें देखिए, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है तो क्या होगी, इसकी पिच क्या होगी, इसका पिच बहुत तेज होगा, क्या होगा, पिच ज्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें हमको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या कराना, मैच कराना है। विटामिन ए के बारे में बताया गया, विटामिन सी के, डी के और बी के बारे में। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए का क्या, इसमें आप थोड़ा पढ़िए, विटामिन ए का क्या कार्य है। विटामिन ए हमारे आंख के लिए और स्किन के लिए क्या होता है,
बेनिफिशियल होती है तो हमारा ए का क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा। जो हमारा विटामिन सी होता है ये क्या करता है, डिजीज से फाइट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ये हमारा हो जाएगा दूसरे का क्या, तीसरा हो जाएगा। विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम मतलब बोन्स के लिए फायदेमंद होती है, ये क्या होगी, ये हो जाएगा। और विटामिन बी क्या करती है, ये मेंटेनेंस करेगी हमारी बॉडी की फंक्शन को, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा, पहले का क्या होगा, दूसरा, पहले का दूसरा इन दोनों में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और हमारा दूसरे का सी का क्या है, तीसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा, ये हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, टू गिव ए वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, क्या करता है, वो एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, which turns रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये क्या करता है, एक एलिमेंट, एक तत्व है जो ऑक्सीजन क्या करता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, जो क्या करता है, रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये एलिमेंट है क्या है, ये बेस है, क्या है, बेस है। बेस क्या कर देता है, हमारे रेड को क्या किसमें कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को किसमें कर देता है, ब्लू में, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड होगा, क्या एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और पानी के साथ सॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है, क्या होता है, जो कि रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर दे रहा है। दिस सॉल्युबल इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये क्या जो कंपाउंड बना है ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या ये जो एलिमेंट है क्या कैल्शियम है, क्या कार्बन है, क्या सल्फर है, क्या मैग्नीशियम है। चलिए सॉल्व करिए। चलिए आंसर करिए। ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट दे रहा है। ओके, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये बेस है। अब बेस कौन सा है बताइए, ये कैल्शियम का होगा। क्या है, कैल्शियम, जो क्या करेगा, ये बेसिक नेचर को क्या करेगा, बेस होता है, क्या होगा, ये बेसिक नेचर क्या होगा, कैल्शियम होगा, जो क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। पहले ये क्या करेगा, ये कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaO, कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो ये हो जाएगा, ये क्या कैसा है, ये कंपाउंड जो बना है सॉल्युबल कंपाउंड, ये कैसा है, ये हमारा बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये क्या करेगा, यही तो होता है जो क्या करता है, किसके टेस्ट में, हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमको टेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, हम यही तो लेते हैं ना, कार्बन हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो यूज करते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो किसमें, कार्बन यूज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति में अवरुद्ध रुधिर, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग और त्वचा रोग की समस्या है, ऐसा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। अभी ये कल ही टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, जो क्लास 6 का टॉपिक था, वहां से ये आंसर क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए। ए पर्सन सोज स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फैट एंड डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज, दिस में बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी है, किसकी कमी के कारण क्या हो रहा है, उनका क्या ग्रोथ रुक गया है, और चेहरे पे क्या है, सूजन है, बालों का रंग उड़ गया है, त्वचा पे क्या है, रोग की समस्या है। तो बताइए किसके कारण, क्या फैट के कारण हो रहा है, क्या प्रोटीन के कारण हो रहा है, क्या कार्बोहाइड्रेट के कारण, क्या अभी ये कल ही के क्लास में पढ़े थे। चलिए बताइए, जो कल देखा होगा वो बता लेगा आसानी से। चलिए आंसर कीजिए, आंसर करिए, कौन सा आंसर होगा, प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ग्रोथ भी रुक जाता है, और क्या होता है, चेहरे पे क्या होता है, सूजन रहता है। ये डुक्ट क्या एनसीईआरटी के लाइन है,
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, जिसमें हम कल कहां पहले चैप्टर में पढ़े थे, कंपोनेंट ऑफ फूड में, कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़े थे, क्लास 6 का कंपोनेंट ऑफ फूड। वो वहां से क्वेश्चन सेम टू सेम क्या किया है, एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रोटीन की कमी से क्या है, प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा है, क्वाइसरकोर हो रहा है और मेरिस्मस हो रहा है। क्वाइसरकोर में क्या होता है, शरीर क्या होता है, फूला फूला सा रहता है, और मेरिस्मस में क्या होता है, इनको क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी है। क्या है, कौन सी न्यूट्रिशन, इससे प्रोटीन नहीं पाई जा रही है, प्रोटीन की क्या है, कमी है, जिसके कारण क्वाइसरकोर भी होता है और मेरिस्मस भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मेन्योर। इसमें कहा गया है कि खाद के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें क्या क्या निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, जो खाद के बारे में यहाँ कुछ दिए गए ऑप्शन, इसमें कौन सा खाद के बारे में सही आंसर नहीं है। तो क्या ये है मृदा की संरचना को सुधारना, क्या हम खाद डालते हैं तो क्या होता है, मिट्टी की क्या संरचना सुधर जाती है, क्या पहला ये होगा, या दूसरा है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, क्या खाद डालने से जो मृदा में पोषक तत्व कम पाई जाती है क्या उनकी पूर्ति कर देता है, क्या मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करता है, क्या सॉइल में क्या करता है, क्या पॉकेट्स बना देता है। अगला आंसर क्या है कि मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारता है। बताइए कौन सा होगा, चलिए बताइए। चलिए आंसर कीजिए। चलिए ये देखिए, इसको आप समझिए। अगर हम क्या करेंगे, मिट्टी में अगर खाद को डालेंगे तो क्या होगा, हमको गलत वाला आंसर चूज करना है। पहली बात तो मृदा की क्या है, संरचना में सुधार आएगी, उसकी क्या सॉइल की स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होगी, सुधार आ जाएगी। दूसरा क्या हो गया, ये देखिए मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। खाद क्यों डाला जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है तभी तो हम खाद डालते हैं। चलिए ये भी सही हो जाएगा हमारा, ये भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिकाएं प्रदान करती हैं। क्या अगर हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं, क्या मृदा को में क्या गड्ढे हो जाते हैं। पुटिकाएं का मतलब क्या होता है, ये पॉकेट्स बन जाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सीड को बोते हैं। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खाद ऐसे इसलिए थोड़ी ना डाला जाता है। अगला क्या कर रहा है, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता में सुधार होता है। क्या मिट्टी में क्या होता है, ये जो पानी होता है आसानी से क्या होता है, रुकता है। हम खाद में क्या करते हैं, इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इंप्रूव कर जाती है। चलिए समझ में आ गया, इसका कौन सा सही है, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक 36 नंबर को पढ़ते हैं। इसमें से हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हम वायरस डिजीज के बारे में बताना है, कौन सा जो इसमें पेयर है जो सिर्फ वायरस के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंपेराइजेज ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायरस। चलिए वायरस के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है जो वायरस के बारे में क्या है, सही है। 36 बताइए, 36। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस किसके द्वारा आता है, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी वाला आता है। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। मीसल्स ये क्या है, वायरल डिजीज है जिस रूबेला के कारण होता है। रूबेला वायरस से क्या होता है, कॉलेरा हो गया। कॉलेरा कैसा होता है, ये प्रोटोजोन्स के कारण होता है। ये पोलियो हो गया, पोलियो क्या होता है, वायरस के कारण होता है। चलिए इसमें ये गलत कर दे रहा है। हेपेटाइटिस तो वायरस के कारण होता है। और मीसल्स भी क्या होता है, वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस होता है। चिकन पॉक्स भी क्या होता है, वायरस से होता है। तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन क्या सही है, कॉलेरा। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से। ये हो गया हमारा साल्मोनेला टाइफी से होता है ना। और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, ये सब क्या होता है, बैक्टीरिया से। कॉलेरा, ये टाइफाइड, हेपेटाइटिस और मीसल्स, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर का। इसमें पढ़ते हैं प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सही है, उसको हमको क्या करना है, सही को चूज करना है। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चुनाव करिए। इसमें देखिए
कह रहा है चूज ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में यहाँ कुछ कमेंट दिए गए हैं जिसमें हमको क्या करेक्ट बताना है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक को बार बार सांचों में ढाला जा सकता है। क्या थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार उसको क्या कर रिन्यूएबल कर सकते हैं। दूसरा देख रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेड बाय द हीटिंग। क्या इसको क्या गर्म करने के बाद हम पिघला सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। क्या बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। अगला क्या बोल रहा है चौथा पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए इसमें से ऑप्शन करिए कौन सा सही होगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल सब प्लास्टिक आते हैं जिनको हम क्या करते हैं पिघला के उसको फिर से क्या रिन्यूएबल फिर से उसको क्या करते हैं फिर से यूज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेड बाय द हीटिंग। ये तो क्या है ये गलत है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या करते हैं उसको सॉफ्टनेड बाय द हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक सेटिंग को गर्म करने में पिघलाया जा सकता है। अगला क्या कहता है बेकेलाइट इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या बेकेलाइट नहीं होता, बेकेलाइट के साथ साथ और कुछ होता है। पॉलीथीन क्या है और पीवीसी क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये क्या है प्लास्टिक है, ये क्या है थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं। इसको आगे थे समझिए, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ आगे देखिए लगाया ये थर्मोप्लास्टिक है, क्या है थर्मोप्लास्टिक है। ये देखिए थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम क्या कर सकते हैं रिपीटेडली मतलब इसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, इसको बार बार यूज किया। जबकि थर्मोसेटिंग को हम क्या कर सकते हैं थर्मोसेटिंग को क्या कर नहीं पिघला सकते, थर्मोसेटिंग को क्या कर सकते हैं नहीं पिघला सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझिए। ये है ये इसको समझिए। इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये जो इसको थोड़ा सा देखिए। ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसको क्या कर सकते हैं हम बार बार यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल अगेन एंड अगेन। इसको क्या कर सकते हैं ये तुम्हारा सही हो जाएगा, सही पूछा है तुम्हारा क्या हो पहला ही सही हो जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं ये पहली बात तो सॉफ्ट नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं दोबारा हम हीट करके इसको क्या पिघला नहीं सकते हैं। ये बेकेलाइट जो होता है ये एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ साथ और क्या पाया जाता है इसमें मेलामिन पाया जाता है। ये तो बेकेलाइट पाई जाती है और मेलामिन पाया जाता है, मेलामिन और बेकेलाइट पाया जाता है। बेकेलाइट और मेलामिन पाया किसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। और ये पॉलीथीन और पीवीसी क्या है एग्जांपल थर्मोसेटिंग का है जी नहीं, ये थर्मोसेटिंग में क्या होता है बेकेलाइट पाए थे और मेलामिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ए रैबिट्स फास्टेस्ट स्पीड इन इज 56 किलोमीटर हावर if has a cover a distance of 2.5 किलोमीटर then how much the time of minute। इसमें क्या बोला है ये क्या स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है किसका रैबिट का, और टाइम जो पूछ रहा है वो मिनट में पूछ रहा है। तो हमको क्या कर रहना है देखिए एक खरगोश की अधिकतम गति कितना है ये दिया है। इसमें क्या 2.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह जितना तेजी से दौड़ सकता है तो उतना ही तेज दौड़ने में उसको कितना समय तय करना पड़े, कितना समय लगेगा या समय तय करेगा। तो देखिए हमारा चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। यहीं से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है चाल दिया है, चाल कितना दिया है 65 दिया है और डिस्टेंस कितना दूरी कितना दिया है 2.5 दिया है। और हमको क्या टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे टाइम को इधर ले लेंगे और वहां पे 2.5 अपान 56 लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 ये हो जाएगा 150 अपान 56। ये लगभग क्या होगा ये 2.6
6-7 के आसपास आएगा, लगभग क्या होगा ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड रनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म ऑन सेफ ग्राउंड ऑफ सिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि जब बिजली तड़कती है तो हमको क्या करना चाहिए, इसमें से ऑप्शन जो है क्या नहीं करना चाहिए। नाट पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नाट पूछा है, क्या हमको नहीं करना चाहिए। अगर बादल तड़कता है तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए, इसमें से हमको कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्या तार वाले फोन से बातचीत करना चाहिए, क्या जमीन पर क्या जमीन पर नीचे बैठना चाहिए, क्या मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना चाहिए। इसमें से क्या नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झांझा या बादलों का गर्जना के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सा, क्या हमको क्या बातचीत करना चाहिए फोन, तार वाले फोन से, क्या जमीन पर क्या नीचे जमीन पर नीचे बैठ जाना चाहिए, मोबाइल से बात करना चाहिए, या छोटे पेड़ों के नीचे क्या करना, शरण लेना चाहिए, कौन सा होगा। देखिए हमको क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम अगर नीचे लंबे पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, क्या होगा, छोटे पेड़ के नीचे हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लंबे पेड़ के नीचे तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, लंबे पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, छोटे पेड़ के नीचे हमको बैठ जाएंगे, तो सही है। तो हमारा दूसरा क्या, मोबाइल से फोन बात कर लेंगे, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हम जमीन पर बैठेंगे, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तार वाले से अगर बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होता है, करंट आ सकता है। क्या हो सकता है, करंट आ सकता है। तार वाले फोन से क्या होगा, करंट आ जाएगा। तो हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए। जमीन पर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, करंट हमारे ऊपर आने से पहले किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाएगा। और मोबाइल से बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें वायर तो रहता नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटे पेड़ के नीचे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े पेड़ नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा सा रहेगा तो क्या होगा, आकाशीय बिजली को क्या करेगा, कैच जल्दी कर लेगा। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, फोन वाले, तार वाले फोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे गमन में सक्षम नहीं है। इसमें से किसमें हम ध्वनि का तरंग क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं मूव करता है। ये क्या पूछ रहा है, किसमें ध्वनि का तरंग मूव नहीं करता। क्या लकड़ी में, लकड़ी की जो स्केल्स है उसमें नहीं मूव करेगा, क्या मेटेलिक वायर में, क्या क्लोथिंग कपड़े के धागे में, क्या वैक्यूम में। कहाँ हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि को क्या, ध्वनि तरंग को क्या होगा, वो उसमें मूव नहीं करेगी, गमन नहीं करेगी, मतलब वो उसमें चलेगी नहीं। क्या वैक्यूम में क्या चलता है, वैक्यूम में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरंग, चाहे लाइट वाले तरंग हो, वो लाइट वाली तरंग क्या होती है, तेज चलती है। लेकिन ध्वनि की तरंग के लिए हमको क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि में क्या होती है, ध्वनि की तरंग में हमको क्या चाहिए, तो माध्यम चाहिए होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यही वैक्यूम। क्या होगा, वैक्यूम नहीं रहेगा तो क्या होगा, ध्वनि की तरंग मूव नहीं करेगी, चलेगी नहीं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 40 का चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 का चौथा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, 41 की तरफ। यहां देखिए ये दिया गया है, यहां पे देखिए ये क्या है, वैक्यूम है, जहां पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं। अगर वैक्यूम है तो वहां क्या होगा, वहां पे कोई ध्वनि तरंगे चलेंगी नहीं, तो क्या होगा, कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी। साउंड के लिए हमको क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, मीडियम चाहिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे क्या हो, एयर हो, कुछ ना कुछ हमको मीडियम चाहिए होता है। जहां पे कोई मीडियम नहीं होगा तो वहां पे हमको क्या होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, मूव नहीं करेगा क्या, ध्वनि की तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज नॉट अ फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। नॉट नहीं, गलत बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है, केंद्रक इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता। क्या ये नहीं करता, कोशिकाओं के आकार एवं सुदृढ़ता को प्रदान करता है, क्या यह करता है, जीन के रूप में जनक से संतत अभिलक्षणों को स्थानांतरित करता है, क्या यह नियंत्रक केंद्रों की सहायता कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, क्या कोशिका द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों का गति की अनुगमन होती है। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें केंद्रक के बारे में बताना है, केंद्रक के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है। देखिए केंद्रक में क्या कोशिका के आकार और सुदृढ़ता प्रदान करती है, ये तो हमारा सेल वॉल का कार्य है, सेल वॉल करता है।
ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जीन का स्थानांतरण संतत में होता है, जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये तो सही है। अगला क्या है, टू एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, हाँ न्यूक्लियस क्या कर सकता है, सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। अगला क्या है, टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी सही है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी मटेरियल का मूवमेंट होता है ये कौन कराता है, साइटोप्लाज्म और इनसाइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कौन कराता है, न्यूक्लियस ही कराता है। तो हमारा कौन सा, इसमें हमको गलत बताना था, तो गलत में कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, हमारा 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन, हमको वेन के बारे में, सीरा के बारे में बताना है। किसके बारे में, सीरा, ये खाने वाला सीरा पीने वाला नहीं, ये हार्ट में जो सिराएं और वो पाया जाता है, आर्टरी एंड वेन, वो है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, बताना है। वेन कैरी आउट CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट टू बॉडी बैक ऑफ टू द हार्ट, क्या इसमें क्या करता है, इसमें क्या कह रहा है, क्या सिराएं जो होती हैं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से हृदय में ले जाती हैं। क्या दूसरा कह रहा है, सिराओं की भित्तियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं। क्या सिराओं में ऐसा वाल्व होता है जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती है। चलिए इसमें बताइए, इसमें ऑप्शन जो दिया गया पहला बता रहा है, पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, क्या ये क्या होता है, जो वेन होते हैं क्या इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जिसमें क्या होता है, CO2 पाया जाता है। और ये तो सही है, ये क्या रुधिर में वेन में क्या होता है, जो वेन होते हैं उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जिसमें CO2 होता है, ये तो सही है। दूसरा क्या होता है, सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं, सिराओं की भित्तियां मोटी नहीं होती, पतली होती हैं। ठीक है, इनकी भित्तियां मोटी नहीं होती, इनकी भित्तियां क्या होती, पतली होती हैं। कोशिकाओं में ऐसा वाल्व होता है जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित, ये भी सही है। सिराओं में क्या होता है, सिरा क्या करती हैं, ब्लड को क्या करती है, हृदय की ओर ले जाती हैं। जबकि हमारा आर्टरी होता है वो क्या करता है, हमारे हार्ट से ब्लड को क्या करता है, शरीर के अन्य पार्ट तक ले जाता है। तो उसकी जो वाल्व होती है वो क्या होती है, वो मोटी हो, तो उसमें जगह भी कम रहता है। उसमें क्या होता है, देखिए सिराएं जो होती हैं इसकी जो वाल होती है ये पतली सी होती है, लेकिन इसमें ल्यूमेन क्या होता है, इसमें ल्यूमेन ज्यादा होता है। जो वेन होती हैं, जो सिराएं होती है, इसमें क्या होता है, ल्यूमेन, इसमें बीच में जगह ज्यादा होती है, लेकिन ये चीज इसकी वाल क्या होती है, पतली होती है। लेकिन जो हमारा आर्टरीज होती है इसमें क्या होती है, ये इसकी वाल क्या होती है, मोटी सी होती है, और इसमें क्या होती है, जगह कम रहती है। ताकि उसमें जगह कम रहेगा तो प्रेशर के साथ क्या होगा, ब्लड हृदय से क्या होगा, जब पंप होगा हृदय से ब्लड, तो हमारे शरीर के हर पार्ट तक क्या हो, ब्लड का सप्लाई हो सके। उसके बाद सप्लाई होने के बाद वेन क्या करता है, फिर ब्लड को क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, तो उसको क्या करेगा, हृदय की तरफ ले जाता है। और उसमें क्या होता है, ये वाल्व लगी रखी ताकि वो ब्लड क्या हो, बैक फ्लो ना हो। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से, हमारा पहला और सी, ए और सी सही हो गया, पहला और सी, ये हमारा तीसरे आंसर में है क्या, ए और सी चौथे में, ये हमारा तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी दिया है, ये देखिए यहाँ से क्या होती है, ये हमारे आर्टरी, देखिए हमारे पूरे हार्ट में दो, एक तो आर्टरी होती है, ये यहाँ पे देखिए ऐसे लगा है, ये आर्टरी है, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ये वेन है, ये देखिए ये वेन है, आर्टरी है, और ये रेड वाला क्या है, आर्टरी है। ये ब्लड क्या करता है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ऐसे क्या है, वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें समझिए। एक तो जो हमारी आर्टरी होती है ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा ले जाती है। कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन यहाँ पे दो और क्या होता है, और वेन जो होती हैं, सिराएं जो होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। लेकिन यहाँ पे अपवाद भी है, क्या है, अपवाद भी। ये आर्टरी जो होती है, आर्टरी क्या होती है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड की द्रव पे हम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। हमारा क्या होता है, यहाँ जो जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर वो क्या होता है, ऑक्सीजन वाला, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है।
लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले रहा है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे जो यहाँ से ये ब्लू वाला जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो हमारा वेन होता है, वेन में हमेशा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे पल्मोनरी वेन है इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के क्या होगा ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में हमको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ये देखिए ये हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर से पूछा गया है। जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। क्या कॉपर फेरस सल्फेट विलयन में आयरन को विस्थापित कर सकता है। क्या आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन में जो एल्युमिनियम है क्या फेरस सल्फेट विलयन में आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये वाला आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा पहले से पता होगा। क्या होगी रिएक्टिविटी सीरीज अगर पहले से पता होगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये कह रहा है कि जो जिंक है क्या ये एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। यहां पे देखिए जिंक जो है क्या एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। ये देखिए यहां पे जिंक है और यहां पे एल्युमिनियम है। क्या जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। ये देखिए जिंक नीचे है, ये देखिए इधर वाला ज्यादा एक्टिव होता है, इधर वाला कम एक्टिव होता है। तो इसमें कह रहा है कि जिंक ज्यादा एक्टिव है एल्युमिनियम से, तो इसमें तो एल्युमिनियम पहले से ही क्या ज्यादा एक्टिव है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाए कट जाएगी, क्योंकि इसमें जिंक क्या है कम एक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा एक्टिव है। पहला आंसर क्या हो जाएगा कट जाएगा। दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें देखिए दूसरे को पढ़िए। आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। क्या आयरन को देख लेते हैं कि आयरन जो है वो कॉपर से क्या एक्टिव रिएक्टिव होती है। देखिए कॉपर जो है हमारा सबसे नीचे है, आयरन क्या है ये ऊपर है, तो क्या करेगा ये तो सही हो जाएगा। ये क्या करेगा उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये तो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और देखिए ये दूसरा वाला इसको तो छोड़ दिए ना, कॉपर फेरस, ये कॉपर वाला क्या करे कॉपर सबसे नीचे रहता है, ये इसको भी क्या करते विस्थापित नहीं कर पाएगा। चलिए ये देखिए थोड़ा सा, देखिए तीसरा वाला क्या होगा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या होता है ज्यादा एक्टिव होता है किससे कॉपर। कॉपर में देखिए कॉपर सबसे नीचे होता है, तो क्या आयरन को विस्थापित कर देगा। हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये वाला तीसरा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से देखिए हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार इमाइलेज की हीनता है तो व्यक्ति के मुख में बाधित होने वाला प्रक्रिया निम्नलिखित में किस मुख में क्या होता है। मुख में जो लार होता है, लार में क्या होता है इमाइलेज, लार में क्या होता है इमाइलेज पाया जाता है, जो क्या करता है स्टार्च या मंड का क्या करता है डाइजेस्ट कराना स्टार्ट करता है। मुंह में क्या करता है लार जब मिलता है हमारे मुंह में भोजन में, तो उसमें जो स्टार्च होता है जो मंड होता है उसका क्या करता है डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्च से संबंधित तो वही गलत हो जाएगा, वही क्या वही सही हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन क्या ऐसा होता है। वसा क्या करेगा, वसा से इससे कोई मतलब ही नहीं होता, वसा का डाइजेशन माउथ में होता नहीं है। प्रोटीन का भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा स्टार्च पर क्या फर्क होगा, स्टार्च पे क्या होगा फर्क पड़ेगा। वाटर विटामिन और वाटर से कोई विटामिन से भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर माउथ में एमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा माउथ में क्या होता है स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अगर इमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे हमारे मुख में क्या होगा वहां पे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का या ये स्टार्च का डाइजेशन क्या होगा मंड या स्टार्च का डाइजेशन क्या हो जाएगा रुक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर 45 पे चलते हैं। 45 क्या कह रहा है, इसमें देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है। पहला रोज, जो रोज होता है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है रोज क्या करता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा कलम करके लगाते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होता है। ईस्ट क्या करता है ईस्ट बडिंग करता है। फर्न क्या करेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। स्पाइरोगारा क्या करता है फ्रेगमेंटेशन करता है। तो इसको हम मैच कराते पहले का 5वां
पहले का 5वां, ये हमारा 2 कट जाएगा, और फिर बी का कौन सा पहला हो जाएगा, बी का पहला, ये बी का पहला हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये देखिए, ये स्पाइरोगायरा है, जहां का क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, ये टूट रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक नए सेल बना, नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। यहाँ देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट पे क्या हो रहा है, ये बड निकल रहा है, ऐसे बड निकल रहा है, अब बड टूटेगा तो क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये देखिए कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब यहां से हम कट करके क्या करेंगे, गुलाब को लगा देंगे तो क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिए, कल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन पहली बार तो 2023 में आई थी, और ये फिर से 22 में पूछा गया है, 22 की जनवरी वाले पेपर में पूछा गया था। चलिए इसको पढ़ते हैं। वहां पे देखिए कल थोड़ा सा ये हमको देखिए यहाँ पे ये सड़क बनाने के लिए प्रयोग करने के लिए पूछा था, तो हम सड़क वाले को क्या करते, गलत हो गया था, तो हमारा जो वहां पे कल का ऑप्शन था, ये तीसरा ना होकर के दूसरा होगा। बिटुमिन जो होता है ये क्या होता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, और जो कोल तार है ये किसका है, ये कोल का है। ये क्या है, कोल तार किसका प्रोडक्ट है, कोल का प्रोडक्ट है। अब बिटुमिन क्या है, ये पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम का पूछा था। लेकिन इसमें हम कल क्या करें, सड़क के बारे में थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया था, तो सड़क में हम क्या करते हैं, बिटुमिन से कोल तार का यूज करते हैं, जो इसमें से हम एक्स में क्या हो, पेट्रोलियम वाले को चुनेंगे, और वाई में किसको चुनते हैं, कोल वाले को। यहाँ दिया गया है एक्स को किसको चुनना है, जो पेट्रोलियम से हो, एक्स वाले को पेट्रोलियम, और वाई वाले को किसको चुनना है, जो कोल से उत्पन्न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सही कर लीजिएगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा वाला। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये इसका दूसरा वाला सही होगा, ठीक है, बिटुमिन और कोल तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु से तेल में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें बताया क्या गया है कि एक तरफ क्या है, तेल है, इस यहाँ क्या है, तेल है, और एक तरफ क्या है, वायु है। तो इसमें से क्या, अगर प्रकाश की किरण क्या कर रही है, मूव कर रही है, वायु से कहाँ, वायु से क्या कर रही है, तेल की तरफ मूव कर रही, लेकिन ये नॉर्मल से क्या होता है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। इसको सीधे यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो हमको यही ढूंढना है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाश की तेज तीव्रता क्या होगी, प्रकाश यहाँ पे वायु में क्या होगा, तेज चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अगर तेल है तो उसमें क्या होगा, प्रकाश क्या होगी, धीमी चलेगी। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आने के बाद अगर दूसरे, यहाँ क्या है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर है, ये क्या है, विरल है। विरल से अगर सघन में चलेगा, विरल से कहां पे चलेगा, विरल से अगर सघन में चलता है, सघन में चलेगा, डेंसर में चलेगा, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में चलेगा, तो क्या होता है, हमेशा लाइट क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होगी, इधर से इधर आ जाएगी। अगर यहां से यहां चलेंगे तो अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी। तो हमको वैसा ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या होगी, पहला देखिए, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, सही बात है। अगर हम क्या करेंगे, वायु से अगर तेल में हम जाएंगे, हमारा लाइट प्रकाश जाएगा तो क्या कम हो जाएगी, और ये अभिलंब की ओर वंकित या अभिलंब की ओर क्या होगा, नॉर्मल से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगी। प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, ये भी गलत हो जाएगी। प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और किरण अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर, अभिलंब की नजदीक आ जाती है, अभिलंब की ओर आ जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये दिखाया भी गया है, ये इंसिडेंट रे जो है, जो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण के क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आने वाला किरण है, इसको सीधे चला जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये वायु है, ये वायु है, ये क्या है, ये तेल है, ये क्या है, तेल है। तो ये क्या है, ये रेयरर है, या ये क्या है, रेयरर है। ये जो विरल है, विरल है, विरल है, ये क्या है, विरल है। विरल से क्या होगा, सघन में आएगा तो हमेशा क्या होगा, वो जो ये लंबवत है या ये नॉर्मल लाइन है, इसको इसकी ओर मुड़ जाता है। तो हमारा क्या होगा, पहला ही क्या होगा, सही हो गया। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा गया, एक पदार्थ यम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस जार में रख कर ढक दिया जाता है। इसमें क्या क्या है, एम एक पदार्थ है जिसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको क्या करते हैं, जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर में जल, जार में क्या करते हैं, जल डाल दिया जाता है, और विलयन नीले लिटमस को क्या करता है, विलयन क्या कर रहा है, और विलयन का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया जाता है।
क्या कर दे रहा है, नीला लिटमस पेपर जो कागज का रंग क्या कर दे, लाल हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीला को क्या कर दे रहा है, नीला को किस में कर दे रहा है, लाल में, लाल में कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा, जो यम होगा, वो कैसा किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यम क्या है, इसमें से देखिए एसिडिक नेचर क्या होगा। मान लीजिए यम है, यम को सबसे पहले क्या किए, गर्म किए, मतलब क्या किए, ऑक्सीजन के साथ क्या किए, रिएक्ट कराए, तो क्या गया, MO2 बनेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जल मिला देंगे, इसमें क्या करेंगे, H2O मिला देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या सोडियम होगा, ये सब क्या करते हैं, ये बेसिक नेचर का होता है। यहाँ सल्फर होगा, क्या होगा, सल्फर ले लेंगे। सल्फर क्या करेगा, SO2 बनाएगा, फिर वाटर के साथ अगर मिला देंगे क्या, H2SO4 बना लेगा। ये एसिड होगा, और ये एसिड ही क्या करेगा, जो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल रंग में कन्वर्ट कर देगा। ये एसिड होगा जो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, सल्फर ही क्या होगा। ये सल्फर सबसे पहले क्या किया, इसमें चम्मच में क्या किया, सल्फर लिया है, और सल्फर को क्या गर्म किया, मतलब वो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या किया, गर्म कर दिया गया। गर्म करने के बाद वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करके SO2 बनाया है, जिसमें हम क्या करें, जल, अब जल डाल देंगे, H2O डाल देंगे, H2O डालेंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, जो क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल में परिवर्तित कर देगा, क्या होगा, सल्फर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वाटर कंटेंट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेक्टर टू हनी बाय हनी बीज। हनी बीज से हम क्या करेंगे, नेक्टर को, जो हमारा शहद होता है, उसको निकालेंगे तो पानी का उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या पानी बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा, क्या कोई चेंज नहीं होगा, क्या कम हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है। हम क्या शहद के, मधुमक्खी के छत्ते से अगर हम शहद निकाल लेंगे, तो नेक्टर निकाल लेंगे, तो क्या होगा, क्या उसमें से वाटर का मात्रा बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या बढ़ सकता है या कट गिर सकता है। इसमें देखिए जब हम रस को शहद में बदलने की प्रक्रिया से जल की हमको प्रभावता दिखनी है, किसमें, शहद से हम रस को निकालते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाटर हमेशा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। देखिए शहद को जब हम निकालते हैं शहद को, तो उसमें क्या होता है, वाटर रिड्यूस, वाटर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे फ्लावर है, फ्लावर में नेक्टर होता है, नेक्टर को कोई मधुमक्खी आता है तो नेक्टर को निकालता है, निकाल के ले जाएगा हनी बी में, क्या करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, तो वो शहद बन जाता है। लेकिन नेक्टर में क्या होता है, वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि मधुमक्खी के छत्ते में क्या होगा, वाटर का कंटेंट, मतलब शहद में क्या होगा, वाटर का कंटेंट का कम हो जाता है। किसके सापेक्ष, वो जो हमारा फ्लावर में जो नेक्टर होता है या जो रस होता है। समझ में आई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू यू मेटल डू नो फील कूलर देन द सिमिलर प्लास्टिक नोब्स ऑन ए कोल्ड डे। ये बोल रहा है कि ठंडी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल, सर्दी के दिनों में क्या, दरवाजे की धातु का हैंडल उसी जैसा प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंड क्यों महसूस होता है, क्यों महसूस होता है। ये बताना है कि जो ठंडी होता है, ठंडी में प्लास्टिक क्या होता है, कम ठंड लगता है, जबकि लोहा ज्यादा ठंड लगता है। लोहा में ऐसा क्यों होता है, अगर लकड़ी का दरवाजा है तो उसमें ठंड नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो लोहा होता है वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, हीट का फ्लो होता है, हीट उसमें क्या होगा, फ्लो होगा, वो गर्मी में जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंडी में जल्दी ठंडा। लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इसमें क्या होता है, हीट फ्लो नहीं होगा। तुमको नॉन कंडक्टर वाला या कंडक्टर वाला ऑप्शन चुनना है। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु की उष्मा बेहतर, उस प्लास्टिक की अपेक्षा क्या, धातु उष्मा का बेहतर अवशोषक होता है। किसमें, मेटल इज बेटर एब्जॉर्ब द हीट। क्या होगा, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु क्या कर, अच्छा खासा क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। मेटल इज द बेटर कंडक्टर बाय द हीट। क्या, मेटल क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, किसके लिए, हीट के लिए। हमारा दूसरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले 50 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमको क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें से पहला क्या कर रहा है, पराश्रव्य ध्वनियां, ऐसा दिखा रहा है, पराश्रव्य ध्वनियां मनुष्यों के लिए अपश्रव्य
पराश्रव्य ध्वनि पराश्रव्य ध्वनियां मनुष्य के लिए अपश्रव्य हैं। पराश्रव्य ध्वनियां मनुष्य के लिए क्या, दूसरा वाला एसर्शन है, रीजन क्या बता रहा है, मानव कान की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। बताइए इसमें कौन कौन सा, देखिए ये जो ध्वनियां होती है मनुष्य के लिए, अपश्रव्य और पराश्रव्य, ये दोनों क्या ध्वनियां होती हैं, ये 20,000 और 20 से 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ना तो 20, ये मानव क्या करता है, कौन कौन सा नहीं सुन सकता, ना तो पराश्रव्य सुन सकेगा ना तो अपश्रव्य सुन सकेगा। क्यों ये नहीं, क्यों नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, कान की जो सीमाएं होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ये दोनों क्या है, ये जो कहा गया है इसको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पराश्रव्य ध्वनियां और अश्रव्य ध्वनियां क्या होता है, मनुष्य क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि इसका जो सीमा होता है सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों क्या सही हो जाएगा, और क्या कर ए आर का क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये मनुष्य जो होता है ये क्या करता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, न तो उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सुन पाएगा, न तो इंफ्रासाउंड सुन पाएगा, न तो अल्ट्रासाउंड सुन पाएगा न तो इंफ्रासाउंड सुन पाएगा। ठीक है, इससे ऊपर क्या होता है, चमगादड़ सुन लेता है, और इससे नीचे क्या होता है, हाथी, बहुत सारे एनिमल, कुत्ता, ये सब क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे। देखिए कभी होता है क्या, गाँव में कोई घटना होता है, भूकंप पानी होती है, क्या होता है, कुत्तों को आभास होता है। क्यों, क्योंकि वो उनको क्या होता है, जो अर्थक्विक होती है, अर्थक्विक की थोड़ी सी भी हल्की भी चहल पहल होती है तो वो क्या करते हैं, आसानी से सुन लेते हैं। जंगल में हाथी होते क्या करते हैं, अगर भूकंप पानी वाला होता है, कोई घटना घटने वाला होता है, क्या होता है, हाथी या कोई भी जानवर जो होता है जो 20 हर्ट्ज के नीचे सुन सकता है, उसको क्या होता है, वो आवाज सुनाई पड़ने लगती है, वो क्या करता है, और वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करने लगती है। ठीक है, चलिए आगे सुन देखते हैं। यदि हम प्राकृतिक रेशे के कपड़ों को की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशे के कपड़ों पहने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम रेशे, जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशे, अब इसमें हमको ये बताना है, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो रेशम वाले कपड़े होते हैं, उनकी अपेक्षा जो हम क्या करते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित कपड़े पहनते हैं, दुर्घटना में हम क्या करेंगे, उससे क्या संभावना होगी, क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। बर्न इनटू ऐश, जलने पर राख बन जाते हैं। क्या वो जलने पर क्या कपड़ा राख बन जाता है, क्या जलने पर पिघल कर द्रव्य होकर वाष्पित हो जाता है, जलने पर चिपचिपा द्रव्य बन जाते हैं, लपटों के साथ जलते हैं। बताइए आंसर कौन सा सही होगा। अगर हम प्लास्टिक या जो संश्लेषित कपड़े होते हैं, या जो प्लास्टिक फाइब्रिक सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं तो क्या होगा, अगर आग लग गया तो क्या होगा, ये बताना है। क्या वो जलकर राख हो जाएंगे, क्या ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। जलने पर पिघल का द्रव्य, वो द्रव्य में भी नहीं होगा। लेकिन वो जब जलता है, जलने के बाद देखिए जो कपड़ा होता है वो वाला सिंथेटिक वाला, जो थोड़ा सा क्या होता है, प्लास्टिक या वो सिंथेटिक वाला नायलॉन टाइप कपड़ा होता है, जब उसमें आग लगता है तो आग लगने में वो देखिए शरीर से क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकता क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कुछ क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। वो जलने पे तुरंत क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो शरीर से चिपक जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए यहां दिया भी गया है, पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग सिंथेटिक फाइबर, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से जो कंपोनेंट निकलता है, वहां से क्या होता है, पेट्रोल का जो कंपोनेंट प्रोडक्ट निकलता है, उससे हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर रेशे प्राकृतिक ऐसे रेशों की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़, क्योंकि ये क्या होता है, कृत्रिम होती है। इसमें क्या होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हो, क्या है, इसमें आसानी से आग पकड़ लेता है, और गर्म करने पर सिंथेटिक फाइबर पिघल कर आग से सिकुड़ जाते हैं, और इसमें से क्या होता है, चिपचिपे तरल पदार्थ क्या होता है, निकलते हैं, जो क्या होते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। समझ में आ गई। जो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो बनाए जाते हैं कपड़े, वो कहाँ के प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं तो उसमें आसानी से क्या होता है, आग लग जाता है, और जब आग लगता है तो वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने पे क्या होता है, सिकुड़ने पर क्या होता है, उसमें से चिपचिपे तरल क्या होता है, निकलता है, जो क्या करता है, चिपक जाता है किसी शरीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई ये बात। चलिए निम्नलिखित में कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है, इसमें फिर से पूछा गया, ये दोबारा क्वेश्चन समझा 22 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है, क्या ये कोशिका को सुदृढ़ता, यही हमारा क्या नहीं है, ये कोशिका को सुदृढ़ता नहीं प्रदान करता। ये सही है क्योंकि ये जीन का ट्रांसफर होता है, संतति के लक्षण में अभी बताए हैं। इसमें क्या होता है, ये
सेल के सारी कंट्रोल की एक्टिविटी करता है। और इसमें क्या करता है, साइटोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस के जो है उसमें क्या करता है, द्रव्य क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो ये जो पहला वाला है, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, शेप और रिजिडिटी कौन करता है, सेल वाल प्रोवाइड करता है। सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन सेल वाल क्या करता है, प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, प्लांट और एनिमल दोनों में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 घटक हैं। इसमें जंतु कोशिका के घटक पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन है, जी हाँ सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म है, जी हाँ। न्यूक्लियस है, जी हाँ। वैक्यूल, अब देखिए वैक्यूल पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, एनिमल का पूछा है। सेल वाल किसका है, प्लांट का है। साइटोप्लाज्म है, सही है, और न्यूक्लियस ये भी सही। सेल मेम्ब्रेन है, सही है। क्लोरोप्लास्ट है, ये तो प्लांट का हो गया। साइटोप्लाज्म है, ये तो होता है, और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, सेल वाल किसका है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है। अब देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें तो हम क्या, सेल वाल प्लांट का है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट का है, यहाँ भी सेल वाल प्लांट का हो जाएगा। वैक्यूल्स होते हैं, देखिए मोस्टली जो होते हैं प्लांट में वैक्यूल्स प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल में भी क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा देखिए अमीबा में भी क्या होता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, जो क्या करता है, वो फूड वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, प्लांट सेल का है और एनिमल सेल का। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल का क्या है, इसमें इसमें दिख तो रहा नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें अंतर क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। एक तो प्लांट सेल में क्या, सबसे पहले सेल वाल पाई जाती है, जो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। वहाँ यहाँ पे फूड वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। पेट्रो रसायन और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाला उत्पादन है के समूह निरूपित करता है। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले केमिकल वो प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। क्या डीजल है, क्या केरोसिन है, क्या रियान है, क्या पेट्रोल है, डीजल है, कास्टिक सोडा है, लुब्रिकेंट्स ऑयल है, पॉलिस्टर है, विटामिन्स है, क्या डिटर्जेंट है, लुब्रिकेंट्स है, और तारकोल है। अब देखिए डीजल और केरोसिन तो क्या होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लेकिन रियान क्या है, ये सेमी सिंथेटिक है, ये सेलुलोज से बनता है। अभी बताए थे अगले क्वेश्चन में, अगले वाले सेशन में बताए थे, जो इसके पहले सालों कराए थे वहां बताए थे। रेयान क्या होता है, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, फाइबर होता है जो सेलुलोज से बनाया जाता है, लेकिन यह क्या सिंथेटिक होता है, लेकिन ये नेचुरली क्या होता है, सेलुलोज यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पेट्रोलियम है, डीजल है, लेकिन कास्टिक सोडा क्या है, ये तो सोडा है, तो नॉर्मल चीज है। लुब्रिकेंट्स ऑयल है, लुब्रिकेंट पाया जाता है। पॉलिएस्टर अभी बताएं क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। इससे जो पॉलिएस्टर हम लोग जो कपड़ा पॉलिएस्टर वाला पहनते हैं, ये क्या होता है, पेट्रोलियम का बिटुमिन्स होता है, जिससे हम क्या करते हैं, सड़क बनाते हैं, जो काला काला रहता है ऑयल की तरह, बिटुमिन्स होता है। डिटर्जेंट, ये तो डिटर्जेंट कोई मतलब नहीं, ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, तेल द्वारा लगाया जाने वाला दाब किस दिशा में होगा। तेल क्या करेगा, किसी जार में क्या है, तेल रखा है, तो तेल क्या करेगा, किस दिशा में प्रेशर लगाएगा। तेल तो है तो सारे दिशा में प्रेशर लगाएगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, केवल एक दिशा में, केवल ऊर्ध्वाधर, सभी दिशाओं में। तीसरा हमारा क्या हो, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, रबड़, वाहन और सेल रसायन जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ये गैस किन तत्वों का ऑक्साइड होता है। देखिए ये बार बार भी, कल भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन के बारे में कहीं नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, ईवीएस में पूछ लेता है। ठीक है, प्राइमरी के लिए ईवीएस पूछेगा, लेकिन क्या होगा, अपर में हमेशा एसिड रेन क्या साइंस में पूछा जाता है। ये पूछा है कि जो उद्योग है या गाड़ी मोटर या है, इन सब से जो गैसें निकलती हैं, ये जो होती हैं अम्ल वर्षा का कारण है, तो ये किसका ऑक्साइड है,
ये किसका ऑक्साइड है, क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, क्या सल्फर ऑक्साइड और फास्फेट। जो होता है यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड होता है और किसका है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके ये सल्फर का क्या है H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ये नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3 बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होता है, कार्बन भी होता है जो क्या करता है कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। क्या करता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। CO2 पहले क्या करता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। तो ये हमारा ये दो होते हैं मेन क्या हमारे एसिड रेन के लिए जो अम्लीय वर्षा होती हैं। ये कौन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रोजन और सल्फर। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया एसिड रेन में क्या होता है, यहाँ से देखिए एसिड रेन थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ से देखिए वाहन के द्वारा या जो उद्योग होते हैं वहां से जो निकलता है ये वाहन या उद्योग के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है, पानी के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। अब ये जो बारिश होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोलेंगे। और इसका देखिए जब इसका पीएच क्या होता है 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है, हमेशा 5.6 से 5 पॉइंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको हम एसिड रेन नहीं बोलेंगे। जो पीएच होता है, पीएच क्या होना चाहिए 5.6 के नीचे होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। क्या ऐसा चीज खाएंगे जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा ताकि हम मोटा ताजा हो जाए, जैसे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जी हैं वैसा हो जाए। क्या चीज ऐसा खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासा मात्रा में पाया जाएगा ताकि क्या हो जाए, हम थोड़े से क्या हेल्दी और हो जाए, हम जो पतले से हैं थोड़ा सा क्या हो हेल्दी हो जाए। इसमें से कौन सा क्या है, देखिए जो पी होता है ये तो क्या होता है प्रोटीन का है, सोयाबीन में क्या है प्रोटीन है, ग्राउंड नट भी क्या होता है, इन सब में क्या होता है फैट पाया जाता है, ये प्रोटीन भी इसमें पाया जाएगा, फैट्स के तेल में क्या फैट भी पाया जाएगा। लेकिन मेज जो होता है ये किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम मेज खाएंगे, मक्का जब खाएंगे तो क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन किए, सही को चुनना है। खसरा रोग जीवाणु द्वारा होता है। खसरा क्या होता है, वायरस से होता है, किसके द्वारा, रूबेला किससे, रूबेला वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, जी हाँ ये क्या है प्रोटोजोआ है जो क्या करता है मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है एक प्रोटोजोआ है, क्या है प्रोटोजोआ है जो क्या करेगा मलेरिया काज करता है, ये तो सही हो गया। टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा होता है, जी हाँ साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है टाइफाइड होता है, ये दोनों सही हो जाए। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, ये विषाणुओं के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये क्या होता है जीवाणुओं से होता है। साल्मोनेला टाइफिस क्या होता है टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसमें देखिए कौन कौन सा, बी और सी दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विटामिन प्रतिऑक्सीकरण भी होते हैं वे, इसमें से विटामिन दिया गया है, इसमें से कौन सा क्या है एंटीऑक्सीडेंट होता है। प्रतिऑक्सीकरण मतलब एंटीऑक्सीडेंट, चलिए बताइए इसमें से कौन सा क्या ए बी और डी होगा, क्या बी सी और ई होगा, क्या डी बी और सी होगा, क्या डी ई क्या के होगा, बताइए। देखिए एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या कौन सा विटामिन ए सी और ई होता है, ए सी और ई होता है। देखिए इसमें से बी और सी जो होता है ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है, जबकि कीड़ा क्या होता है, कीड़ा हमारा क्या होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है फैट सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है फैट में घुल जाते हैं आसानी से, ये क्या होता है वाटर में घुल जाते हैं। जबकि हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ई हो जाएगा, ए सी और ई, ए सी और ई, बी नहीं होता। ठीक है, ए सी और ये क्या होगा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रतिऑक्सीकरण होते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा दूसरा वाला क्या सही हो जाएगा।
चलिए, तो अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ कमेंट भी करेंगे और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।